दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं फिर से केमिस्ट्री के ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके धातु और अधातु चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर के उपयोगों का वर्णन करें। यहाँ पे वर्णन होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि सल्फर के जो उपयोग हैं उनके बारे में। तो चलिए एक एक करके इनके उपयोग के बारे में बताते हैं। तो पहला उपयोग है कि सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, जिसे अम्लों का सम्राट कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4, यही आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। किससे बनाया जाता है? सल्फर से बनाया जाता है, और इसी को अम्लों का सम्राट कहा जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा उपयोग इसका क्या है। तो दूसरा उपयोग है, इसके उपयोग से त्वचा क्रीम, एंटीसेप्टिक, फंगस नाशी बनाए जाते हैं। अर्थात एंटीसेप्टिक यानी अब आप देखते होंगे कि ठंडी के मौसम में हमारे स्किन जो होता है वो रूखा रूखा सा हो जाता है, तो उन पे हम लोग क्रीम लगाते हैं। तो ये क्रीम जो निर्माण होता है, इसमें भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट है इसी में, अगला पॉइंट है कि इसका उपयोग बारूद एवं आतिशबाजी में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो होता है बारूद बनाने में भी किया जाता है। और अगला पॉइंट देखते हैं इसी में, अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक रबर के गुणों में वृद्धि के लिए, अर्थात रबर के वल्कनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर में भी वृद्धि लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सल्फर का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आप सल्फर के उपयोग को बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के उपयोग बताएं। तो पहला उपयोग हम लोग सल्फर का उपयोग देखे थे, और दूसरा जो है, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम के क्या उपयोग है, यानी इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए इसका उपयोग हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कि एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण हवाई जहाज के बॉडी, मोटर, इंजन बनाने में काम आती है। तो एल्युमिनियम का जो हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो हवाई जहाज के यानी पार्ट पुर्जे बनाने में और मोटर इंजन बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि यह बर्तन, फोटो फ्रेम तथा घरेलू उपयोगी की और वस्तु बनाने में काम आती है। तो घरेलू वस्तु बनाने में भी हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा है, यह बिजली की सुचालक है। तो ये बिजली का सुचालक होता है, इसीलिए आजकल बिजली के स्थानांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात वायर के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, एल्युमिनियम की बारीक पार्टों को खाने का सामान, दवाइयाँ, दूध की बोतल आदि पैक करने में प्रयुक्त की जाती है। तो आप देखे होंगे कि हम लोग जो डॉक्टर के यहाँ से टेबलेट लेते हैं, तो टेबलेट में भी आप देखेंगे कि इसका जो कवर होता है, वो कवर जो होता है एल्युमिनियम का ही होता है। तो कैप्सूल वगैरह वाला जितने भी यानी टेबलेट होते हैं, लगभग वो सारे के सारे एल्युमिनियम के ही परत के अंदर उसको रखा जाता है। और अगला और लास्ट पॉइंट है इसमें कि एल्युमिनियम पाउडर सिल्वर पेंट बनाने में भी किया जाता है। तो सिल्वर का जो पेंट होता है, उस पेंट बनाने में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप एल्युमिनियम के उपयोग को भी बता सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद करना है। तो यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आपको बताना होगा कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो पहला अंतर आप यहाँ देख सकते हैं। तो कह रहा है कि धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप पोटेशियम देख रहे होंगे कि धनायन है, सोडियम धनायन है, कैल्शियम धनायन है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आयरन भी धनायन बना रहे हैं। यानी ये सारे के सारे धन पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, जबकि अधातु के परमाणु ऋणायन होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोरीन ऋणायन बना रहे हैं, इसके बाद सल्फर ऋणायन बना रहे हैं, इसके बाद ब्रोमीन आपका ऋण आयन बना रहे हैं, अर्थात नेगेटिव चार्ज होते हैं।
और दूसरा देखेंगे तो कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, वे क्षारक होंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड है और जल है, जब इस दोनों को आपस में रिएक्शन करवाए हैं, इस दोनों की जब अभिक्रिया हुई है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया है। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षारक है। जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब जल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट का यानी निर्माण हुआ। और ये क्या है आपका, ये आपका अम्लीय होते हैं। ये स्वाद में अगर आप देखेंगे तो ये खट्टे होंगे, या इसका जो होगा, जो इसका जो आयन होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी H+ आयन ये देगा, H+ आयन देगा। अगला देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो अगला आप देखेंगे इसमें अंतर कि धातु तनु अम्ल में घुलकर गैस मुक्त करता है। तो धातु जो होगा वो तनु अम्ल में घुलेगा तो गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा, जबकि वो धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं होता, यानी करता ही नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे तो धातु सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि धातु जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ, यानी धातु जो होंगे वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, जबकि अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्रोजन बनाती है। आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जबकि अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्रोजन बनाती है। और लास्ट पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं कि धातु अवकरक करक होती है, अवकरक नहीं, अवकरण होना चाहिए, अवकरण होना चाहिए, और जबकि वो धातु ऑक्सीकारक होती है। तो इस तरह से आप धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में आप रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर आप उसमें विभेद बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है निस्तापन एवं भर्जन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे निस्तापन और भर्जन में अंतर बतलाना है। तो आप यहाँ पे निस्तापन के बारे में आप बता सकते हैं कि कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाना निस्तापन कहलाता है। तो आपको मोटा मोटी जो याद रखना है, क्या याद रखना है कि कार्बोनेट जो होगा, कार्बोनेट अयस्क जो होगा वो सीमित वायु में, लेकिन ताप जो होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। जब इस पे इसको गर्म करेंगे तब ये क्या होता है, ये ऑक्साइड में बदल जाता है। जब ये ऑक्साइड में बदल जाएगा, यही बदलना आपका निस्तापन कहलाएगा। आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब जिंक को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब इसको क्या किए हैं, ताप दिए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे वायु जो होगा, यहाँ पे जो वायु का जो दाब होगा वो एक सीमित होगा, लेकिन ताप जो हम दे रहे हैं, इसमें हीट जो दे रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा होगा, उच्च होगा, तब जाके ये क्या बनाता है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनाता है। और जिंक ऑक्साइड ही आपका ये क्या है, आपको कह रहा है कि ये जिंक ऑक्साइड यानी ऑक्साइड में बदल जाना ही क्या कहलाएगा, ये आपका निस्तापन कहलाएगा। तो इस तरह से आप निस्तापन का आप के बारे में दे सकते हैं कि निस्तापन के बारे में ये आप बता सकते हैं। अगला देखेंगे तो भर्जन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भर्जन के बारे में आप बताएंगे कि जब सल्फाइड अयस्क को, यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क था लेकिन यहाँ पे सल्फाइड अयस्क होगा, और यहाँ पे कह रहा है कि वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, इसमें भी देखेंगे तो अधिक ताप है, इसमें भी अधिक ताप है, लेकिन अंतर क्या है, तो यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क है और यहाँ पे सल्फाइड अयस्क है। एक जगह पे कार्बोनेट अयस्क है और एक जगह पे सल्फाइड अयस्क है, और अधिक ताप पे ही, ताप आपका दोनों का देख रहे हैं अधिक ही होगा। जब दोनों को गर्म करेंगे तो ये भी आपका क्या हो रहा है, ऑक्साइड में बदल रहा है, ये भी ऑक्साइड में बदल रहा है, लेकिन अंतर बस इतना ही है कि आपका निस्तापन जो होगा वो कार्बोनेट होगा और आपका भर्जन जो होगा वो सल्फाइड हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड को हम क्या कर रहे हैं, अधिक ताप दे रहे हैं, तो ये क्या करता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है, और इसी जिंक ऑक्साइड में बदल जाना आपका क्या कहलाएगा, तो आपका भर्जन कहलाएगा। तो इस तरह से आप निस्तापन और भर्जन दोनों में अंतर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न फिर आपके लिए है कि खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। तो आप खनिज तथा अयस्क में अंतर बता सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ पे
इस तरह से दे सकते हैं कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी पे, यानी पृथ्वी पे जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व होंगे या यौगिक होंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके खनिज कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिंक सल्फाइड है, लोहा है, सल्फाइड है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये आपके खनिज है, क्योंकि ये जमीन के ऊपर पाया जाता है। अगला देखेंगे अगर इसी में, तो कह रहा है कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होता है, यानी प्रेजेंट होता है, तथा जिसे कम खर्च में ही सरलता से हम उस धातु को प्राप्त कर सकते हैं, यानी वैसे खनिज जिसको हम कम खर्च पे आसानी से हम एक धातु प्राप्त कर सकते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉक्साइड हो गया, मिट्टी, दोनों एल्युमिनियम के खनिज है। ये देख रहे हैं, ये बॉक्साइड को हम क्या करते हैं, जब इसे शोधन करते हैं तो कम ही खर्च पे हमें एक अच्छे यानी धातु का प्राप्ति होता है, और यही आपका क्या कहलाएगा? आपका अयस्क कहलाएगा। तो इस तरह से आप खनिज तथा अयस्क में भी अंतर बता सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो अभी हम लोग कुछ रासायनिक गुणधर्म के आधार पे देखे थे ऊपर में, लेकिन यहाँ पे धातु और अधातु के जो अंतर मांग रहे हैं, इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पे आपको अंतर बताना है। तो आप इसके भौतिक आधार पे भी आप इनमें अंतर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं कि धातु सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु जो होता है ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद होता है कि अधातु में भी एक आपका जो है ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट आपका क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। ये आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे इसमें, तो दूसरा है धातु की अवस्था ठोस होती है। धातु जो होते हैं प्रायः वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अधातु जो होंगे वो तीनों अवस्था में पाए जाएंगे, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अगला अंतर आप इस तरह से कर सकते हैं कि धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातु जो होंगे ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। हम ऊपर वाले भी अंतर में हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है संक्षारण को रोकने के 2 उपाय बताएं। तो संक्षारण के रोकने के 2 उपाय के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला आप यानी उपाय आप इस तरह से बता सकते हैं कि धातु के ऊपर पेंट करके हम उसे संक्षारण होने से बचा सकते हैं, और दूसरा है कि धातु के ऊपर ग्रीस लगा के भी हम उसे बचा सकते हैं। चलिए इस तरह से आप जो है संक्षारण को रोकने के उपाय को बता सकते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, बस इतना ही है आज आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में बस आपके धातु और अधातु में जो महत्वपूर्ण डिफरेंस थे उस सारे के ऊपर हम लोग बात किए, उनको जाने। तो आप इसे बेहतर तरीके से याद कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से जवाब दे पाएँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल महसूस हुआ हो तो हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं। धन्यवाद।